बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बार वोकेशनल कोर्स के 10वें दिन के सेकंड लेक्चर के अंदर आज 20वें लेक्चर और ट्रेनिंग आपकी तकरीबन कंप्लीट हुई। हम आप तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहते हैं। प्रैक्टिकल वकालत के अंदर चूंकि पाकिस्तान का लीगल सिस्टम काफ़ी हद तक टूटा हुआ है तो ट्रायल एंड तक तो पहुंचता नहीं है 10 साल तक। वकालत यहाँ पे एक तरीके से कहा जाता है कि पाकिस्तान के अंदर वकालत स्टे की वकालत या इंजंक्शन की वकालत ही बन के रह गई है। इस अंदाज के अंदर प्रॉबली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर प्रैक्टिकल वकालत में, बिकॉज तकरीबन हर दावे के साथ आपने एक स्टे की एप्लीकेशन लगानी है या इंटरिम सिचुएशन के बारे में कोई ना कोई आपने ऑर्डर हासिल करना है। तो लॉ ऑफ इंजंक्शंस इज प्रॉबली वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स दैट यू कैन स्टडी। और सबसे आसान चीज ऑर्डर, कोई दोस्त बता सकता है कौन सा ऑर्डर इसके अंदर लागू है? ऑर्डर 39 जो लागू होता है कितने सफ़ों पे मुहित है? 1 या 1.5 सफ़े के ऊपर पूरे का पूरा हो जाता है। एंड इट अफेक्ट्स एवरी रिट के अंदर भी वही प्रिंसिपल्स लगेंगे, इधर भी वही प्रिंसिपल्स लगेंगे। इसके अलावा स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट भी आएगा। हम डिटेल के अंदर, मैं थोड़ा सा गिविंग द स्टोरी हुए, लेकिन आपको समझाने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि इसके इन्स एंड आउट समझना बहुत ही लाजमी है, बिकॉज इसके बगैर गुजारा नहीं है। यहाँ तक कि आपको याद होगा जब बैंकिंग का हम सवाल कर रहे थे, एक एक्सरसाइज कर रहे थे कानून के लिए, तो आप तमाम दोस्तों से पूछा कि जी अच्छा दावा जमा करवाया तो आप क्या करेंगे? आप में से बेशुमार ने कहा कि जी हम तो समन भेज देंगे। और मैंने आपको ये कहा कि अपने क्लाइंट का मुकदमा तबाह करने के आपने कितने पास पैसे हासिल किए, क्योंकि उस बंदे ने तो वो प्रॉपर्टी जो सब्जेक्ट मैटर थी वो अपनी फूफी के नाम पे ट्रांसफर कर देनी। वहां पे भी इंपॉर्टेंस आपको बैंकिंग के अंदर भी ये नजर आई कि वो वहां पे आपने जाके क्या करना था, वहां पे आपने जाके इंटरिम रिलीफ हासिल करनी थी, स्टेटस को हासिल करना था, स्टे हासिल करना था, आगे ना बेचने की, ट्रांसफर एलियनेट करने की, ये सारी की सारी चीजें आपने हासिल करनी थी। नहीं की तो मुकदमा तबाह, नहीं की तो क्लाइंट आपका बीच में पहली तारीख के बाद ही आपको शायद बदल दे। सो अंडरस्टैंड दिस। लॉ ऑफ इंजंक्शंस का जो कानून है वो बहुत ज़रूरी है। पहले भी हमने लीडिंग प्रैक्टिशनर बल्कि साबिक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सोहेल शफीक साहब से एक लेक्चर दिलवाया, वो भी आपको ऑनलाइन अवेलेबल है। और इस लेक्चर के लिए बार वोकेशनल कोर्स के एक बहुत सरकर्दा वर्कर भी आप कह सकते हैं, या एक डेडिकेटेड पर्सन जिन्होंने बार वोकेशनल कोर्स को गुजरात के अंदर इस्टेब्लिश किया। हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे दरमियान जावेद अख्तर मकियाना साहब मौजूद हैं, जो कि 3 साल से बार वोकेशनल कोर्स करवाते रहे इन गुजरात बार एसोसिएशन। यहाँ से आपको बार वोकेशनल कोर्स की रीच का भी पता चलेगा कि हम लिखते हैं कि बीवीसी रेवोल्यूशन कंटिन्यूज, इसकी रीच जो चीज़ आपके यहाँ पे हो रही है वो पूरे पंजाब में पहुँच रही। और मकियाना साहब की कमिटमेंट टू द प्रोफेशन, उसकी गवाही ये बात देता है कि आज आपके सामने वो गुजरात से यहाँ पे मौजूद हैं। सो बिफोर एनीथिंग अ बिग हैंड फॉर मकियाना साहब, स्पेशल हैंड फॉर मकियाना साहब कि गुजरात से वो यहाँ पर आए और आपको सिखाने के लिए और आपको पढ़ाने के लिए। सो इट इज़ एन ऑनर फॉर अस टू हैव जावेद अख्तर मकियाना साहब विद अस। इनकी 30 साल की स्टैंडिंग है, एडवोकेट हाई कोर्ट है, मेजरली काम करते हैं वहाँ पे गुजरात के अंदर। एंड इट इज़ अ ह्यूज ऑनर फॉर अस टू हैव हिम। सर प्लीज अपने स्टूडेंट्स की तरफ आइए, इस तरफ आ जाइए प्लीज, टेक दिस तार जरा प्लीज। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सर लीगल एजुकेशन कमेटी की जान हमारे दोस्त चेयरमैन एग्जीक्यूटिव एक्चुअली पंजाब बार काउंसिल, बिग हैंड फॉर मेमो साहब माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अभी भी जवान है सर आपके साथ, आपको क्लास में लोग कह रहे हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम,
अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. I'm much happy because I'm sitting in the legal fraternity and future of this fraternity. I'm thankful to Muhammad Ahmad Qayyum Sahab. He has given me opportunity to share my knowledge with you. Being a student of law, I know nothing. I only want to learn something from you. You are the fresh graduates and you are the fresh minds. I have got opportunity to gain something from these fresh minds and fresh graduates. I only want to introduce myself in a few words. If you would not think about it, that it is self-praise. Only for introduction, I want to say that my name is Javed Akhtar Makiana and my qualification is MA English LLB. I have master degree in English literature and I am practicing law for 30 years in Gujarat and I am also advocate High Court. I off and on also appear in the High Court in my own cases. When this course was started in Gujarat, there was none who was ready to start this course. Even there was none who know something about this course. The president of 2022 called me at his office and he said to me that this notification has come to us, but we are unable to understand what we should do about it. Then I voluntarily stepped forward and said, you constitute an educational committee and appoint me as a chairman of that committee. I assure you, inshallah, I will run this course and I will give you very important and successful result. So I was appointed as a chairman of Bar Vocational Course Committee and I run that institution which was inaugurated by His Majesty Asjad Goral Sahab, Justice of Present Justice of High Court. From that day, I am running that institution and approximately 200 new advocates, you are not students, you are advocates, young advocates, has been completed their course from there. I am very thankful to Muhammad Ahmad Qayyum Sahab. He has given me opportunity to learn something and to deliver a lecture before you. Now we come on the point. Today our point is permanent injection, temporary injection and mandatory injection. और आप सारे दोस्त इस बात को जानते हैं, एक कॉमन टर्म यूज होती है स्टे. आपको इस बात का पता होना चाहिए कि सीपीसी में लफ्ज़ स्टे जो है ये लीगल टर्म नहीं.
ये एक एक्सप्रेशन है कि कोई प्रोसीडिंग्स जो है उनको स्टे फरमा दिया जाए या किसी एक्ट को स्टे फरमा दिया जाए, लेकिन इट इज नॉट ए लीगल टर्म, इट इज ए जनरल टर्म विच इज यूज्ड इन डेली रूटीन लाइफ। अब फौजदारी कानून में जैसे इंटरम बेल एप्लीकेशन होती है, इन द सेम वे सिविल लॉ में सबसे ज्यादा अर्निंग का जो सोर्स है फॉर द एडवोकेट्स, दैट इज द स्टे एप्लीकेशन, दैट इज द टेम्पोरेरी इंजेक्शन। अब टेम्पोरेरी इंजेक्शन बजाते खुद इज नथिंग, ये और इसी तरह परमानेंट इंजेक्शन या मैंडेटरी इंजेक्शन, ये बजाते खुद इट इज नथिंग। ये नहीं हो सकता कि आप अदालत में जाएं और जाके एक एप्लीकेशन आप दें और कहें कि मुझे टेम्परेरी इंजेक्शन जो है वो ग्रांट किया जाए, ये नहीं होता। ये इंजेक्शन पिटीशन जो है, जो स्टे एप्लीकेशन है, ये हमेशा किसी ना किसी दावे का हिस्सा होती है। फॉर एग्जाम्पल कि आप परमानेंट इंजेक्शन चाहते हैं, आप चाहते हैं, आप करना चाहते हैं दावा हुक्म इम्तनाई दवामी, जिसको हम एक सिंपल मिसाल से समझने की कोशिश करते हैं कि एक बंदे को खतरा है कि कोई मेरे प्लॉट पे कब्जा कर लेगा। अब उसको कानून में रेमेडी ये है कि वो दावा हुक्म इम्तनाई दवामी जो है वो दायर करे। अब दावे का फैसला तो पता नहीं 1 साल में हो, 2 साल में हो, 4 साल में हो, तो कोई इंटरम रिलीफ भी तो चाहिए ना। तो वो इंटरम रिलीफ के लिए आप उस अपने दावे के साथ एक एप्लीकेशन लगाएंगे, वो होगी फॉर टेम्परेरी इंजेक्शन, यानी दरखास्त बराए हुक्म इम्तनाई आरजी। और इसको आप सबको पता है, अभी आप बता रहे थे कि कौन सा ऑर्डर इसको डील करता है, 39 रूल 1 इसको डील करता है। तो आप जो है वो एप्लीकेशन जो है वो ऑर्डर 39 रूल 1 की देंगे। और इसके साथ साथ एक और भी है सेक्शन सीपीसी का, वो भी इसको डील करता है। वो है 151 इनहेरेंट पावर्स ऑफ द कोर्ट। और हम 151 भी साथ लिख सकते हैं कि अगर ऑर्डर 39 रूल 1 के तहत नहीं रिलीफ बन रहा तो भी 151 इनहेरेंट पावर्स ऑफ द कोर्ट हैं, वो 151 के तहत भी हमें रिलीफ दे सकती है। अब इसमें रिलीफ क्या हमने मांगना है? रिलीफ ये है हमारा, वो 3 सूरतें हैं। एक तो या तो किसी को कोई काम करने के लिए कहा जाए, या किसी काम से उसको मना फरमाया जाए, या फिर स्टेटस को मेंटेन रखा जाए। ये 3 ही सूरतें हैं। तो जो मैंने एग्जांपल ली है प्लॉट की, तो हम ये कह सकते हैं कि ता फैसला मुकदमा हाजा टेम्पोरेरी इंजेक्शन या इंटरम रिलीफ हमें ये दिया जाए कि ये बंदा जो है मेरे प्लाट पे कब्जा ना करे, या फिर मौके की सूरत हाल जूं की त्यों रखी जाए, विच इज कॉल्ड स्टेटस को। अब इस एप्लीकेशन के 3 बड़े ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं जिनको पेश नजर रखते हुए ही इंटरम रिलीफ भी मिलेगा और परमानेंट इंजेक्शन भी तब ही मिलेगा अगर हम उन 3 इंग्रेडिएंट्स को पूरा करते हैं।
आप बता सकते हैं व्हाट आर दी? मेरे दोस्त ने बहुत अच्छी बात की, प्रीमा फिशी, हम प्रेमा फिशी भी कहते हैं, ठीक है, प्रीमा PRIMA, प्रीमा फिशी, और आगे जो है इरेपेबल लॉस और बैलेंस ऑफ इनकन्वीनियंस, नॉट कन्वीनियंस। अब इन तीनों को चंद लफ्जों में हम एलैबोरेट कर देते हैं। आई वॉन्ट टू एलैबोरेट दीज टर्म्स ओनली फॉर माई ओन नॉलेज, यू ऑल आर नॉलेजफुल, आई नो। इसमें यह है कि आपका केस prima facie that should be established। अब आपका केस prima facie या prima facie जो चाहे आप बोल लें, वो किस वक्त एस्टेब्लिश होगा, इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कोई दोस्त बता सकता है? किस वक्त हम कहेंगे कि हमारा केस जो है वो बादी और नज़र में, इसको उर्दू में कहेंगे, वो बादी और नज़र में मेरे हक में मजबूत तर है। टाइटल शो करेंगे हम प्लॉट का, टाइटल, एविडेंस और पोजेशन और राइट और आपके पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट होना चाहिए जो ये साबित करे कि यू आर द ओनर ऑफ दिस प्लॉट। जी, डॉक्यूमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, एनी टाइटल डॉक्यूमेंट जो आपको उस प्लॉट का मालिक साबित करे। अभी मेरे भाई कह रहे थे कि पोजेशन इज आल्सो इंपॉर्टेंट इन दिस रेस्पेक्ट, बट mere possession cannot be proved। आप प्लाट के ऊपर पोजेस्ड हैं तो क्या आपकी पोजेशन लीगल है या आप फोर्सफुली पोजेस्ड हैं? ये भी तो हो सकता है ना, आपकी इलीगल पोजेशन भी तो हो सकती है ना। तो मेयर पोजेशन डज नॉट प्रूव योर केस ए प्राइमा फेशी केस। अब आगे आ जाते हैं इरेपेबल लॉस। व्हाट इज मेंट बाय इरेपेबल लॉस? Please guide me and teach me. I'm only student of law. I know nothing about law. Clearly I say from the core of my heart that I know nothing about law. I'm always student of law and I have tried to learn law at every moment. So please guide me कि what is meant by irreparable loss? फॉर एग्जाम्पल अगर The loss एक मिनट, वो बड़ी खूबसूरत बात कर रहे हैं जी, आप करें जी बात। द लॉस विच कैन नॉट बी कंपनसेटेड बाय मनी, दैट इज कॉल्ड इरेपेबल लॉस। मॉनेटरी लॉस इज नॉट इरेपेबल लॉस। यही आप कह रहे थे ना, आपने बड़ा अच्छा गाइड किया मुझे। वो लॉस जो आप रुपए पैसे की सूरत में जिसकी कंपनसेशन कर सकते हैं, दैट इज नॉट कॉल्ड इरेपेबल लॉस। इरेपेबल लॉस इज ओनली विच कैन नॉट बी कंपनसेटेड बाय मनी।
अब आगे आ जाते हैं हम, बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस। What is meant by balance of convenience and balance of inconvenience? Please elaborate it. Balance of convenience or balance of inconvenience, please elaborate it. Can you guide me about it? आपको किसी ने मना कर दिया बोलने से? आपको किसी ने बोलने से मना कर दिया? गाइड करें ना। What is meant by balance of inconvenience and what is meant by balance of convenience? इसका मतलब है किस पार्टी को फायदा हो रहा है जिसको नुकसान हो रहा है। आप हैं इस वक्त एप्लीकेंट, यू हैव मूव्ड स्टे एप्लीकेशन, यू हैव मूव्ड एप्लीकेशन फॉर इंटरम इंजेक्शन। तो आपका कन्वीनियंस इसमें देखा जाएगा या इनकन्वीनियंस देखा जाएगा? इनकन्वीनियंस। वेरी गुड। अगर ये मेरे प्लॉट पे कब्जा कर लेता है तो मेरे लिए इनकन्वीनियंस क्रिएट होगी। तो आम तौर पे हम ये गलती करते हैं कि हम ये कहते हैं कि बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस इज इन माय फेवर। नो, बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस इज इन माय फेवर हम ये लिखते हैं, ये नहीं। बैलेंस ऑफ इनकन्वीनियंस is in my favor, and if he will possess my plot forcefully, there will be great inconvenience for me. This is called balance of inconvenience. अब आगे एक और बात which is very important. ये जो दो इसके शिक्के हैं या जो दो इसकी शर्तें हैं, irreparable loss and balance of inconvenience, these both clauses depends upon the first clause, which is called prima facie case. ये कैसे? कैन यू गाइड मी? पहले तो मेरी बात को समझने की कोशिश करें कि जो पहली क्लास है ना, प्राइमा फेशी केस वाली, दूसरी दो उस पर डिपेंड करती है। सर क्योंकि गाइड मी। क्योंकि फॉर एग्जांपल के प्राइमा फेशी हम उसका टाइटल देखेंगे, उसकी पोजीशन देखेंगे, ठीक है। और अगर हम जब नीचे बैलेंस ऑफ इनकन्वीनियंस में आएंगे तो अगर वो टाइटल उसका होगा तो भी हम देखेंगे कि बैलेंस ऑफ इनकन्वीनियंस उसके हक में है कि नहीं है। और अगर यानी कि वो इर्रेपरेबल लॉस तो तभी होगा जब वो ओनर होगा प्रॉपर्टी। अगर वो है ही नहीं तो उसको कैसे हो सकता है? Any other advocate who want to explain this fact? इस साइड वालों ने कसम खाई हुई है कि हमने बोलना नहीं। अगर मेरी ऑनरशिप ही नहीं होगी तो मेरा लॉस ही नहीं हो सकता। This is the final point which has been explained by this person, this young advocate.
जब आपका टाइटल ही प्रूव नहीं हो रहा तो फिर आपको इनकन्वीनियंस क्या हुई और फिर आपका इरेपेबल लॉस क्या हुआ। तो इसलिए पहली जो आपकी क्लॉज है कि आपका केस बादी और नजर में इन योर फेवर मजबूत तार होना चाहिए, तब आप आगे चलेंगे। अगर आप अपना टाइटल साबित नहीं कर सके तो आपकी दीगर 2 जो क्लॉजेज हैं वो ऑटोमेटिकली फेल हो जाएंगी, विदाउट एनी एग्जामिनेशन, विदाउट एनी डिस्कशन, विदाउट एनी डेफिनेशन, विदाउट एनी एविडेंस। इसके ऊपर आई वॉन्ट टू रेफर केस लॉ। आप काइंडली मुनासिब समझते हैं तो नोट फरमा लें। (2019) CLC पेज है 133। आगे 2020 YLR पेज है 630। जी बेटे पहले वाली लिखें 2019 CLC ग्रुप में लिखा ना, हाँ जी मैं ग्रुप में भेज देता हूँ। ये ग्रुप में आपको शेयर कर देते हैं ताकि आपके पास रिकॉर्ड रहे। आगे हैं जी आपके पास, अब नोट भी फरमा लें आप। 2019 CLC पेज है 133 और आगे है 2020 YLR पेज है 630 यानी 630। ये 2 ही नहीं है इस पॉइंट पे केस लॉ, ये याद रखें। जब आप रिसर्च करेंगे तो आपको प्लेथोरा ऑफ केस लॉ upon दिस पॉइंट मिलेंगे। ये बड़ी टेक्निकल टर्म है प्लेथोरा ऑफ केस लॉ, इसको अजबार कर लें। इसके मानी क्या है ये आपने जाके गूगल पे रिसर्च कर लेना है। हम जब कहते हैं कि बहुत सा केस लॉ इस पे मिलेगा तो हम कहेंगे प्लेथोरा ऑफ केस लॉ इज अवेलेबल अपॉन दिस पॉइंट माय लॉर्ड। अब एक और बात ज़िम्नन मैं आपसे करता जाऊं, it is not necessary of this profession that a person should speak English. नेसेसरी ये है कि जो आप बोलें दैट शुड बी वेरी करेक्ट, आइदर दैट इज उर्दू और इंग्लिश, वन थिंग। और सेकंड थिंग, द थिंग विच यू आर स्पीकिंग दैट शुड बी अकॉर्डिंग टू लॉ एंड फैक्ट्स। mere speaking of English is no law, and mere speaking सिर्फ बोलते जाना एंड mere speaking is not advocacy। आप ना बोल के भी रिलीफ ले सकते हैं अगर आपको पता हो कि यहां पे मैंने नहीं बोलना, और आप बहुत कुछ बोल के भी अपना रिलीफ जो है लूज कर सकते हैं
अगर आपको ये पता ना हो कि आई एम नॉट स्पीकिंग अप्रोप्रिएटली एट द अप्रोप्रिएट स्टेज एंड एट द अप्रोप्रिएट पॉइंट ऑफ लॉ, तो ये चीज आपके ज़हन में, किसी भी दोस्त के ज़हन में ये नहीं आनी चाहिए कि आई हैव नो कमांड upon द इंग्लिश लैंग्वेज, इट मीन्स आई कैन नॉट बिकम ए सक्सेसफुल एडवोकेट. You, every person can become a successful advocate if you are laborious. You make labor in this profession. और प्रोफेशन में लेबर क्या है? एक लफ्ज बोला जाता है कि खुदा वास्ते का जो है आपने पढ़ना है. ये नहीं कि केस आ गया तो पढ़ना शुरू कर दिया. जब आपकी हैबिट स्टडी की होगी तो आपके पास केस आएगा तो आपको पता होगा मैंने इस केस के बारे में करना क्या है, मैंने क्या रिलीफ मांगना है, मैं क्या रिलीफ लेके दे सकता हूं, मैंने दावा ड्राफ्ट कैसे करना है और किस किस पॉइंट को मैंने अपने दावे में एलैबोरेट करना है. तो अगर आपकी थारो स्टडी नहीं होगी तो आप दावा ड्राफ्ट नहीं कर सकते. तो हम पहुंचे थे, ये 3 इंग्रेडिएंट्स जो हैं टेम्पोरेरी इंजेक्शन और परमानेंट इंजेक्शन के, यही टेम्पोरेरी इंजेक्शन ही बाद में परमानेंट इंजेक्शन में तब्दील होगा आफ्टर बहस और दोनों पार्टियों की बहस सुनने के बाद और दोनों पार्टियों के सबूत देखने के बाद अदालत जो है वो आपका स्टे कन्फर्म कर देगी. इसको हम कहते हैं कि स्टे कन्फर्म हो गया, दैट इज कॉल्ड परमानेंट इंजेक्शन. अब एक बात मैं अभी सुन रहा था आप दोस्तों से, वो मेरा टॉपिक रेंट का नहीं, तो वो एक दोस्त ने पूछा कि ये जो हम जाते हैं थाने में वो देने के लिए एफिडेविट और वो लिख के देते हैं कि मैंने ये रेंट पे दे दी प्रॉपर्टी, तो ये पंजाब रेंटेड प्रेमिसेस एक्ट है और ये शायद 2018-19 या इसके या 14-15 या इसके करीब आया है. आप इस पे रिसर्च कर सकते हैं, एग्जैक्ट मुझे वो सन याद नहीं. ये इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी थी? इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी थी कि दहशतगर्द जो है वो किराए पे ही मकान लेते थे और लेते हैं और कोई रिकॉर्ड ही नहीं होता. वो क्या करते हैं कि किराए पे मकान लिया, अगर 15,000 रुपया फर्ज किया उसका रेंट है तो वो कहेंगे जी मैं 25,000 रुपया देता हूं. मालिक समझता है तो बड़ा बात है जी, मुझे 25,000 रुपया मिल रहा है. वो रेंटेड हाउस लेते हैं, वारदात करते थे और भाग जाते थे. जब से ये कानून आया है तो तब से ये बात काफी मिनिमाइज हो गई है और मालिक के लिए एक प्रोटेक्शन भी हो गई है. क्यों? दैट इज ए पब्लिक डॉक्यूमेंट. जब हम उसकी कॉपी मुसद्दका पेश करेंगे तो ये साबित होगा कि वाकई ये टेनेंट है और ये ओनर है. ये ज़िम्नन बात आ गई थी. हम अपने ही टॉपिक की तरफ आते हैं. तो हमारा ये तो साबित हो गया कि 3 इंग्रेडिएंट्स जो हैं ये दीज आर द इम्पोर्टेंट, और इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट फर्स्ट इंग्रेडिएंट है प्रिमा फेशी केस वाला. अब हमने स्टे एप्लीकेशन दायर कर दी. आगे अदालत की मर्जी है कि वो आपको टेम्पोरेरी इंजेक्शन, इंटरम रिलीफ दे या ना दे. वो इंटरम रिलीफ देगी आपको आपकी इस्तदा के मुताबिक. आपकी पीरियड क्लाज में अगर आपने ये कहा हुआ है कि इसे कहा जाए यानी मुदाला को रेस्ट्रेन किया जाए, एब्सटेन किया जाए कि टिल द डिसीजन ऑफ दिस केस ही शुड नॉट डिस्पोजेस मी, ही शुड नॉट possess my plot. ये होगी एक सूरत. दूसरी सूरत ये है
कि बाज़ औक़ात ये होता है कि उस बंदे ने आपके प्लाट के ऊपर कुछ कंस्ट्रक्शन कर ली होती है, तो आपको पता चलता है कि ये बंदा जो है, आप एब्सेंट हैं, रोज़ाना जाके प्लाट नहीं देखते, तो आपने फिर वहाँ पे ये कहना है कि इसको एक तो ये मना किया जाए कि ये मेरे प्लॉट पे कब्जा ना करे, दूसरा ये है कि ये मजीद कंस्ट्रक्शन ना करे, और तीसरा ये है कि जो इसने कंस्ट्रक्शन की हुई है ये अपनी कंस्ट्रक्शन को वहाँ से हटा दे। और एक तीसरी सिचुएशन आप मान सकते हैं कि मौके की सूरत हाल यूं की तू रखी जाए, दैट इज स्टेटस को ऑफ द प्लाट शुड बी मेंटेन्ड टिल द फाइनल डिसीजन ऑफ दिस केस। ये तीनों सूरतों में से कोई सूरत आपको अदालत जो है वो ग्रांट कर देगी। इसके बाद क्या है? इसके बाद जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि ये स्टेट इंप्लीमेंट किस वक्त हो जाएगा। प्लीज सर, जब ये तीनों इंग्रेडिएंट एक साथ नहीं बेटे, नहीं, अदालत ने, पहले सवाल को समझने की कोशिश करें। अदालत ने आपको कोई रिलीफ दे दिया है, यानी अदालत ने आपको इंटरम इंजेक्शन दे दिया है। अदालत ने कहा है कि जो मुद्दाला है उसको मना किया जाता है कि टिल द नेक्स्ट डेट, ये होता है टिल द नेक्स्ट डेट वो इसके प्लॉट पे कब्जा ना करे। इसकी इंप्लीमेंटेशन किस वक्त होगी? उसी टाइम से, आप भी फरमा रही हैं उसी टाइम से, और कोई जब नोटिस दिया जाएगा एडवर्स पार्टी को, तुम्हारे साथ लोगों को ना ये एक जेलेसी हो जानी है। हर बात आप करेक्ट अकॉर्डिंग टू लॉ बता रहे हैं। जब नोटिस सर्व होगा मुद्दाला पे, ठीक है जी। आगे एक और सिचुएशन देखते हैं। कोर्ट ने कहा है कि स्टेटस को अबाउट द सूट प्रॉपर्टी शुड बी मेंटेन्ड अप टू द नेक्स्ट डेट। अब यहां पे इंटरम रिलीफ इन द फॉर्म ऑफ स्टेटस को है। जब इंटरम रिलीफ इन द फॉर्म ऑफ स्टेटस को होगा तो वो इंजेक्टिव ऑर्डर किस वक्त इंपोज होगा, उसकी इंप्लीमेंटेशन किस वक्त से होगी? From the day of order, this is now possible. आप बताएं। इन्होंने कहा फ्रॉम द डे ऑफ ऑर्डर, व्हेन ऑर्डर हैज बीन पास्ड बाय द कोर्ट, फ्रॉम दैट टाइम implementation of status quo will be started. Up. From the day of Any other. From the day of institution of suit. From the day of institution of suit, any other person. Before parties disposition they did not pay status quo. I'm not understanding your English, please. Status quo before the institution of suit, जिस status पे parties थी वहाँ पे restore हो जाएगा। सर पहले जो This is not my question. This is not my question. उस पे आएंगे आपकी बात पे। एक सिचुएशन है कि जब नोटिस वसूल हुआ, स्टेटस वो जो है आपका इंटरम ऑर्डर, उसकी इंप्लीमेंटेशन हो गई, वो इंप्लीमेंट हो गया। यहां पे ये है कि स्टेटस को सिर्फ जारी हुआ है कि स्टेटस को शुड बी मेंटेन्ड अबाउट द सूट प्रॉपर्टी। ये स्टेटस को कब से इंप्लीमेंट होगा? द मोमेंट व्हेन द ऑर्डर इज पास्ड बाय द कोर्ट। आप भी ठीक है, आप भी ठीक है। यहां पे सिचुएशन चेंज हो जाती है जब स्टेटस को होता है। एज सुन एज कोर्ट पास द ऑर्डर ऑफ स्टेटस को,
द स्टेटस को इज इम्प्लीमेंटेड उपान द, अब मैं खाली जगह छोड़ रहा हूं, ये भी आपने पुर करनी है। किस पार्टी पे इंप्लीमेंट होगा? दोनों पार्टीज, both parties. वो यार आप ही बता दें। ये कह रहे हैं बोथ पार्टीज पे, जबकि हमने तो मुदाला के खिलाफ दावा दायर किया हुआ है। तो आप बता दें बोथ पार्टीज पे या ओनली रेस्पोंडेंट विल अफेक्ट? जी बोथ पार्टी। आप भी बोथ पार्टी? कोई और राय? रेस्पोंडेंट और जी कोई? बोथ पार्टीज ही होगा सर, क्योंकि स्टेटस को करा रहे हैं। बोथ पार्टीज आर बाउंड फॉर द स्टेटस। आप लोग दुरुस्त हैं। आपने एक बात की थी कि वापस उस स्टेज पे जाएंगे जिस स्टेज के ऊपर जो है वो हमने दावा दायर किया था, तो प्रॉपर्टी की जो सिचुएशन है दैट इज कॉल्ड स्टेटस को एंटी। Status quo? एंटी, ANTE। ये स्टेटस को एंटी किस वक्त होगा, ये इसकी बे सिचुएशन आपको समझाते हैं कि स्टेटस को एंटी क्या है। मेरे भाई, आपने इंटरम ऑर्डर हासिल किया कि वो मेरे प्लाट पे कब्जा ना करे, मुदाल है, रेस्पोंडेंट। उसने नोटिस भी आपका जो है वो वसूल किया हुआ है। नोटिस हैज बीन सर्व्ड अपॉन हिम। उसने कब्जा कर लिया है। बी अटेंटिव प्लीज। उसने बी अटेंटिव प्लीज, मुदाला ने इंटरम रिलीफ के दौरान आपको स्टेटस को या आपको इंटरम रिलीफ मिला हुआ है कि वो आपके प्लाट को डिस्टर्ब ना करे, लेकिन उसने कब्जा कर लिया है। व्हाट रिलीफ इज अवेलेबल टू यू इन दिस सिचुएशन? अभी आपको स्टेटस को एंटी की समझ आ जाएगी जब आप मेरी तरफ तवज्जो देंगे। सर, जब प्रॉपर्टी अटैच भी की जा सकती है अगर आप खिलाफवर्जी करें इलेक्ट्रिक वाटर की। ठीक है। और बताएं जी, आपको क्या रेमेडी अवेलेबल है व्हेन ए पर्सन हैज पोजेस्ड फोर्सफुली योर प्लॉट ड्यूरिंग द सबसिस्टेंस ऑफ इंटरम इंजेक्शन? Sir, contempt proceedings initiated. Contempt proceedings initiated. Contempt application हम देंगे। We shall move contempt application against that person. ये contempt application हम किस सेक्शन के तहत देंगे जी? सर, ये ऑर्डर 39 के नहीं, ये होगा आर्टिकल 04। मेरे भाई बात सुने, काइंडली अटेंटिव प्लीज। गुजरात से आप लोगों से कुछ सीखने आया हूं, आप मुझे सिखाने ही नहीं चाहते। मैंने अपनी क्लास में एक रिस्ट्रिक्शन रखी हुई थी कि आपने जो भी बात करनी है मुझसे करनी है, आपस में नहीं करनी। एक बात। दूसरी ये है कि आपके ज़हन में जो भी बात आती है, डोंट थिंक आइदर यू आर राइट और रॉन्ग। भाई मैं भी रॉन्ग हो सकता हूं, आप भी रॉन्ग हो सकते हैं। हम यहां पे बैठे हुए हैं बेटर, गुड एंड करेक्ट सोल्यूशन तलाश करने के लिए। यहां पे ना कोई उस्ताद है ना कोई शागिर्द है। वी ऑल आर एडवोकेट्स, वी ऑल आर कोलीग्स टू ईच अदर। तो आप काइंडली मेरी तरफ तवज्जो दें। आपने एप्लीकेशन मूव कर दी कंटेम्प्ट के सेक्शन के तहत? 204 आर्टिकल। 204 आर्टिकल किसका जी? कॉन्स्टिट्यूशन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। जी ये कह रहे हैं
204 आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत हम एप्लीकेशन देंगे। और जी कोई और इसका एक ऑर्डिनेंस भी है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस के तहत इन्होंने गूगल करके बताया है। और जी वैसे आपसे एक गुजारिश है कि इस वक्त गूगल करने की जरूरत नहीं, उसकी बजाय कि आप तवज्जो करें, मैं बता के जाऊंगा, बताने के लिए आया हूं, मैंने साथ नहीं लेके जाना। तो मैं तो गुजरात बार में ये कहा करता हूं कि यार मैं जा रहा हूं, आप मुझे रोक के पूछें कि सर ये क्या है, आई वुड बी वेरी हैप्पी। मुझे इस बात की खुशी होती है कि यार ही इज क्यूरियस फॉर नॉलेज। ये लफ्ज क्यूरियस जो आया है, आपने एक टर्म तो सुना हुआ है कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, शुरू से हम पढ़ते आते हैं। तो आज एक और टर्म जो है उसको याद कर लें, क्यूरियोसिटी इज द मदर ऑफ नॉलेज। किसी चीज के बारे में क्यूरियस नहीं होना ये मना है इस्लाम में। आपने ये क्यूरियस नहीं होना कि इन्होंने ये मैरून टाई कहाँ से खरीदी, आपने ये क्यूरियस नहीं होना कि ये किधर से आए किधर जाएंगे, लेकिन बी क्यूरियस अबाउट नॉलेज अल्लाह ताला ने इसी का ही हुक्म दिया हुआ है। आप ये बता सकते हैं कि अल्लाह ताला ने पहला हुक्म ही क्या उतारा था कुरान पाक की सूरत में? तो इसका मतलब है कि इंपॉर्टेंस तो सिर्फ नॉलेज की हुई ना, इल्म की हुई ना। और एक और मैं बात अपने 30 साल एक्सपीरियंस की भी आपको बता दूं, डोंट फ्ली एंड डोंट बी क्यूरियस अबाउट मनी, बी क्यूरियस अबाउट नॉलेज, money will come after you, and if you will go after money that will go away। और नॉलेज तो आप असली नहीं कर रहे, ना खुदाई मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के। आपकी सिर्फ ड्यूटी इतनी है कि आप लीगल नॉलेज हासिल करें। और आपको एक बात का पता है कि आपने दुनिया का मुश्किल तरीन प्रोफेशन अडॉप्ट किया है, पता है आपको? ये नोबल को बाद में देखते हैं, इन्होंने कहा जी नोबल प्रोफेशन, नोबल को बाद में देखते हैं। मेरे भाई आपने दुनिया का मुश्किल तरीन प्रोफेशन अडॉप्ट किया है। एम आई ट्रू? कैसे? डॉक्टर नहीं सर मुश्किल प्रोफेशन, सर क्योंकि हमें लर्न करना पड़ता है, फिर अनलर्न करना पड़ता है, जब कोई नया लॉ आता है फिर रीलर्न करना पड़ता है उसको। you have to learn everything। ओ यार आप लोग भी बोल सने, क्या बात है, आप क्यों इतनी खामोशी से बैठे हुए और कोई बंदा बोलने की जसारत नहीं कर रहा? और बात सुने, यहां पे आप बात करें, कोई बंदा आपको ये नहीं कहेगा कि आपने ये क्या बात कर दी, कोई नहीं कहेगा, करें। अब फिर सुने आपने क्यों दुनिया का मुश्किल तरीन प्रोफेशन अडॉप्ट किया है। वकालत से ज्यादा कोई प्रोफेशन मुश्किल नहीं। मेरे भाई ने कहा है कि डॉक्टरी इज द डिफिकल्ट प्रोफेशन। मेरे भाई डॉक्टरी भी, मेडिकल प्रोफेशन इज नॉट द डिफिकल्ट प्रोफेशन एज कंपेयर टू द एडवोकेसी। एडवोकेसी इज द मोस्ट डिफिकल्ट प्रोफेशन ऑफ द वर्ल्ड एंड द मोस्ट नोबलेस्ट प्रोफेशन ऑफ द वर्ल्ड। वाई? अभी आपको बता दूं। It is one aspect of this profession. It is one aspect of this profession कि फांसी पे चढ़ा हुआ उतार लिया और जिसकी नहीं बनती थी उसको चढ़ा दिया। सर इस पेशे में ना चाहे जितना भी पढ़ लो ना
फैक्ट्री का 5 साल कोर्स कर लिया प्रेजेंट करो ले आपको बता देते हैं, नई इन्वेंशन आती रहती है। आपको बता देते हैं, आप वहां पे नहीं पहुंच रहे, आपको बताते हैं। आप ये बताएं कि एक प्रोफेसर जब क्लास में जाता है तो उसके स्टूडेंट उसके मेंटल कैलिबर के नहीं होते, ना नॉलेज वाइज, ना एक्सपीरियंस वाइज, ना एज वाइज। वो जो भी पढ़ा आता है वो सुन लेते हैं। वेरी इजी प्रोफेशन। आज जो आपने लेक्चर तैयार किया है, आप लेट्स से आप केमिस्ट्री के प्रोफेसर हैं, तो आपकी केमिस्ट्री का आज जो आपने लेक्चर दिया है, आज से 20 साल बाद भी आपने वही लेक्चर देना है। एक दूसरी बात, यानी ये तो तय हो गया कि प्रोफेसर का स्टूडेंट जो है उसके कैलिबर का नहीं। एक बात। दूसरी बात यह है कि जरूरी नहीं कोर्स में कोई तब्दीली आए। जो कच्ची रोटी और पक्की रोटी आप समझते हैं, जो कच्ची रोटी और पक्की रोटी आज पड़ी है, क्या समझते हैं आप? कच्ची रोटी पक्की रोटी क्या है? अच्छी पकाने वाली होती है। ये नहीं, ये नहीं, ये ना हमारे यहां मुल्ला हजरात ने ना, वैसे वो है इतनी गलत नहीं, वो बातें हैं बड़ी कमाल। दीन की ना कुछ बातों को ना, एक छोटा सा किताबचा होता था हमारे बचपन में, उसमें लिखा होता था जे कोई पूछे अल्लाह कौन है, जे कोई पूछे तेरा रब कौन है तो अल्लाह, जे कोई पूछे तेरा पैगंबर कौन है तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बड़ी अच्छी बातें हैं। तो वो छोटा 2 किताबचे होते थे, एक का नाम होता था कच्ची रोटी, एक का पक्की रोटी, और जो मौलवी साहब कच्ची रोटी और पक्की रोटी पढ़े होते थे ना, वो इमाम मस्जिद होते थे, और कच्ची रोटी और पक्की रोटी से वो आगे नहीं जाते थे। इसी तरह केमिस्ट्री का प्रोफेसर साहब जो हैं, उन्होंने जो पढ़ी हुई है उन्होंने सारी जिंदगी वही पढ़ाते रहना है। एक बात तय होगी कि प्रोफेसर जिनसे महातब है वो उसके मेंटल कैलिबर के नहीं। आगे डॉक्टर की तरफ आते हैं। I rest my case. डॉक्टर चाहे गलत आपको प्रेस्क्रिप्शन दे दे और चाहे दुरुस्त दे दे, आप तो इनोसेंट हैं, आपको तो पता ही नहीं इसने क्या दिया है। आप पढ़े मूसा, लिखे मूसा और पढ़े खुद आ, वो जो मुहावरा है ना, वो ऐसे नहीं है कि लिखे मूसा पढ़े खुदा, ये नहीं। लिखे मूसा यानी बाल की तरह, बाल मीन मुंह मीन बाल होता है, फारसी का लफ्ज है। मूसा के लिखे मुंह की तरह, बाल की तरह, और पढ़े खुद आ, और खुद ही आके फिर उसको पढ़ना है। तो वो ना एक साहब गांव में मशहूर थे कि वो हाथ लिख लेते हैं। तो एक माई, जरा थोड़ा सा आप बोर ना हो जाए, इसलिए एक माई उनके पास आती है हाथ लिखवाने के लिए। तो वो कहता है कि मैं हाथ नहीं लिख सकता, मेरी लत च अज दर्द है। वो लिखे मूसा से ये जरा। तो माई आखिया लिखना हाथे तू, लत तेरी च दर्द, एक ही होया। उन्हें आख्या जिथे खत जाना है उत्थे पढ़न भी मैं ही जाना है। तो ये लिखे मूसा पढ़े खुदा वाली बात को इधर ही रहने देते हैं। यानी ये यहां से आई थी कि उनकी जो प्रिस्क्रिप्शन होती है वो खुद ही लिखते हैं, खुद ही पढ़ते हैं, दूसरा पढ़ भी नहीं सकता। लेकिन इसमें सोचने की बात यह है कि जिसको वो लिख के दे रहा है वो मेडिकल नॉलेज से मुकम्मल बेबहरा है। इसका मतलब है उसने जो लिख दिया दुरुस्त है, ऐसे ही है। चले एक इंजीनियर जाता है साइट पे, उसने एक इमारत शुरू की हुई है या एक सड़क शुरू हुई है, तो क्या वो जो प्रेस्क्राइब्ड लाइनें और जो प्रेस्क्राइब्ड एंगल हैं उनकी खिलाफ वर्जी करते हुए कोई चीज़ बना देता है, तो ईंटें उसे डिबेट करती हैं कि मैंने तो ऐसे लगना था, मुझे तुमने ऐसे लगा दिया। दीवार डिबेट करेगी, छत डिबेट करेगी, तो इसमें इतनी कंक्रीट की रेशो नहीं थी, आपने इतनी डाल दी है। लेकिन इधर एक बंदा खड़ा है जो इसके मेंटल कैलिबर का है। आपने जो ही गलती की
उसने आपको दबोच लिया, और आगे जो आपके बैठा हुआ है बंदा वो आपसे भी कहीं ज्यादा मेंटल कैलिबर का है, आपने उसको भी मुतमईन करना है। और सबसे ज्यादा जो इसमें मुश्किल पेश आती है, एक साथ पीछे लेमैन खड़ा है जो आपका क्लाइंट है, आपने उसको भी मुतमईन रखना है। तो क्या दुनिया का मुश्किल तरीन प्रोफेशन क्या हुआ? वकालत। और एक और बात मैं आपको बताऊं, मेरे भाई डॉक्टर बीमार है, बैठा हुआ है, लोगों को जिंदगियों से खेल रहा है, खुद बीमार है। इंजीनियर की टांग कटी हुई है, गाड़ी पे बैठ के साइड पे चला गया। आपके अगर सर में भी दर्द हो ना तो आप केस नहीं कंडक्ट कर सकते। और एक वकील बनने के लिए क्वालिटीज क्या क्या चाहिए? गुड हेल्थ। You should be very learned. Number one, you should have command upon the 3 languages. One English, second Urdu and third Punjabi. और अगर आप सिंध में हैं तो फिर सिंधी, अगर बलूचिस्तान में है तो बलूची, और अगर आप KPK में हैं तो पश्तो। क्यों आनी चाहिए? पंजाबी की आपको समझ क्यों होनी चाहिए? क्लाइंट आपका कोई PhD होना है, तो PhD तो लड़ते ही नहीं। वो लड़ना तो रहमे फजे गामे ने बनने की लड़ना है, उन्हें तो डिकोले आमना है। एक और लैंड ग्रैबर होगा जो जिसकी गुफ्तगू भी ऐसे होगी, मूछें भी ऐसी होगी, उन्हें आखा भाजी चलो असं कर लिया कब्जा, थोड़े को छड़ान होंगे तो छड़ाओ। वो साड़ियां आदत ही ये ने। अब आपने उसको भी टैकल करना है। और अगली बात, उसने टर्मिनोलॉजी अपनी बोलनी है, कोई आपकी तो नहीं बोलनी। तो आपको समझ होनी चाहिए कि जो ये बात कह रहा है उसके मानी क्या है। वो ना, मैं एक इट इज नॉट सेल्फ प्रेज आपको समझाने के लिए कि क्यों वकील का प्रोफेशन क्यों मुश्किल है। मैं एक मर्डर केस कंडक्ट कर रहा था तो उसमें ये आ गया, तफ्तीशी अफसर लिखता है कि मुलजम ने आगे आगे चल के जाके कुड़ में से आला कत्ल बरामद करवाया। अब मुसीबत पड़ गई। कोर्ट कहती है व्हाट इज मेंट बाय कोड। मैं कहा जी ये जो सब लिखवा रहे हैं ना, यही बताएं। he belongs to that locality which is called अंदरूने शहर। जिंदगी में ना कुड़ देखी ना कुड़ के पर्पज का पर्दा। वो कहते हैं पहले तो लफ्ज ना पढ़ना है, उसको कहे वो कोड़। मैं कहा ना ये कोड़े कोड़ नहीं है अभी, ये क्या इसमें क्या? वो मैं कहा इसमें बड़ा फर्क है, ये कोड़ है और तुम कोड़ कह रहे हो, एक बात। और दूसरी बात है कि इसकी इंग्लिश भी आप नहीं बतानी है, अदालत का है कि आप बताएं। मैंने कहा जी मैं नहीं बताऊंगा, मुझे पता ही नहीं, ये बताए। ये समझता है कि मैं बड़ा कोई सोफिस्टिकेटेड नॉलेज लेके आया हूँ। तो मेरे भाई 3 लफ्ज कोड, दैट इज कॉल्ड कैटल शेड। जो गांवों के रहने वाले हैं उन्हें पता है कैटल शेड कोड, जिसमें मवेशी हम बांधते हैं, दैट इज कॉल्ड कोड। और कोड हम जब तनजन कहेंगे न किसी को कि तेरी कोड, दैट मीन्स योर डॉटर, योर बेटी, तेरी कोड। और एक और कोड, उसका आपको नहीं पता हो सकता, मेरी उम्र के बंदू को पता हो सकता है, वो भी जो गांव से बिलोंग करते हैं। हल जब होता है, जो हल चलाते थे बैलों से, वो जो जमीन में चल रहा होता है ना हल का हिस्सा, उसको फाला, उसके ऊपर लोहे का लगा होता है, और जो लकड़ी का होता है वो कोड होता है। इसका वकालत से क्या ताल्लुक?
वकालत से ये तल्लक है कि हमारे जो भी क्लाइंट आएंगे वो लेमैन होंगे। सर एक कोड मूवी होती है जो दो बंदों के दरमियान लड़ाई होती है तो दूसरा कहता है उन्हें कोड कर दिया, ये भी है खार। हाँ ठीक है। अच्छा, अब आप हाई कोर्ट के सामने खड़े हो जाएं जाके सुबह, आप ऑब्जर्व करना शुरू कर दें कि कितने हाईली क्वालिफाइड, कितने वेल ऑफ लोग वहां पे क्लाइंट हैं और कितने लेमैन वहां पे क्लाइंट हैं। मैं तो हैरान होता हूं देख के कि तकरीबन 99% लेमैन होते हैं वहां पे क्लाइंट। कोई भी हाईली क्वालिफाइड, कोई भी वेल ऑफ जो है वो क्लाइंट नहीं होता। तो इसका मतलब है कि आपको पंजाबी आनी चाहिए। अब मेरे स्टूडेंट्स मुझे ये कहते हैं कि सर पंजाबी फिर कैसे आएगी, कहां से आएगी? ये भी तो एक मसला है ना। तो इसका एक ही हल है, जो भी क्लाइंट आपके पास आए उसकी बात को गौर से सुने, एक बात। और जो बात समझ नहीं आ रही उसको नहीं पता चलना चाहिए कि आपको बात की समझ नहीं आ रही। आप उसे कह सकते हैं कि बाबा जी अपनी गल जरा फिर दोहराओ। हम बाबा जी गल दोहरा ये ਜਿਹੜਾ लफज ਤੁਸੀਂ ਕੋੜ पे बोलते हो ये ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਆਪੇ ਦੱਸੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿੱਥੇ ਡੰਗਰ ਬੰਨਣੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋੜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। यानी आपने अपनी इग्नोरेंस भी उस पे अया नहीं होने देनी, एक बात। और दूसरी बात, आपकी जेब में पैसा है या नहीं, डोंट बी क्यूरियस फॉर मनी। आपके चेहरे पे भी ये अया नहीं होना चाहिए कि तुम मुझे फीस दोगे तो मैं इधर बैठा हुआ हूं, तुम फीस ना दोगे तो मैं नहीं बैठा हुआ। किसी ने फीस नहीं देनी, कोई घर से फीस लेके आपको देने के लिए नहीं आता। You are the officer of the court, behave like a officer of the court। बात आप करें, पता चले अगले को कि I'm sitting before the officer of the court। तो ये बात हम वापस आते हैं कि it is the most difficult profession of the world। तो अब आप आते हैं हम नोबल प्रोफेशन पे। मेरे भाई, नोबल क्वालिटीज होती हैं, इंडिविजुअल्स नहीं होते। डिग्निफाइड प्रोफेशन नहीं होता, डिग्निफाइड पीपल मेक द प्रोफेशन डिग्निफाइड। अगर आप एक वकील की क्वालिटीज पे पूरे ही नहीं उतर रहे तो आप ये समझें कि लोग मुझे नोबलेस्ट समझें, इट इज इम्पॉसिबल। भाई घोड़े का काम दौड़ना है ना, दौड़ना है, तो जो दौड़ ना सकता उसको हम घोड़ा कहेंगे, वो नोबल नहीं है, नाम का घोड़ा है, नाम का घोड़ा है। भैंस का काम दूध देना है ना, दूध ना दे तो वो भैंस तो नहीं होती ना, वो सिर्फ नाम की भैंस होती है। उसकी कीमत उसी सूरत में लगेगी 10 लाख 15 लाख 20 लाख जब वो 20-24 लीटर दूध भी दे रही होगी। तो माज यूनिफॉर्म पहन लेने से और माज अपने पास लाइसेंस आ जाने से बंदा डिग्निफाइड और नोबलेस्ट नहीं बनता। नोबलेस्ट आपको बनाएगा आपका नॉलेज। आगे एक और बात, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पर्सनैलिटी? डिफाइन द पर्सनैलिटी। हम कहते हैं ही हैज ग्रेट पर्सनैलिटी, ही इज ए ग्रेट पर्सनैलिटी वगैरह वगैरह। You show to the outer world and what you are, the way you carry yourself. The way you carry yourself. रिपीट करें। What you show to the outer world. What you Show to the outer world. told show to the outer world, that is called personality. In my opinion. Your behavior is called personality. Sir, the way you carry yourself, basically. How you behave with The others. way you carry yourself.
हाउ यू बिहेव विद अदर्स. सबसे कुछ बिहेवियर Sir, behave of सर आपको कॉन्फिडेंस की आपकी पर्सनालिटी. तो जो बंदा दिखता है सामने खड़ा दैट इज पर्सनैलिटी. और ये कोई Sir, attire plus behavior. Attire Attire, outlook plus उसकी personality. एंटायर आउटलुक प्लस बिहेवियर, दैट इज थर्ड पर्सनैलिटी. चार डाल. अच्छा, एक बात बताओ, पाकिस्तान की जुडिशरी के एक चीफ जस्टिस गुजरे हैं, उनका 4.5 फीट कद, 4.5 नंबर का 4.5 फीट कद था. क्या नाम था उनका? नसीम हसन शाह साहब. नसीम हसन शाह साहब, आवाज भी जनाना थी. चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान गुजरे. अगर आप लोगों की बातों को लेके पर्सनैलिटी को हम ड्रॉ करेंगे या पर्सनैलिटी की मीनिंग्स को ड्रॉ करेंगे तो नसीम हसन शाह शुड नॉट बी द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान. आज आप नोट कर लें व्हाट इज मेंट बाय पर्सनैलिटी. पर्सनैलिटी 6 फीट कद का नाम नहीं. पर्सनैलिटी ब्रांडेड कपड़े पहनने का नाम नहीं. जितने भी रेवोल्यूशनरी गुजरे हैं इल्म के मैदान में या जिन लोग तसव्वुफ के मैदान में या जिन लोगों ने एवर लास्टिंग अपने प्रिंट्स छोड़े हैं upon द ह्यूमैनिटी एंड ह्यूमन हिस्ट्री, उनके पास तो खाने के लिए ना रोटी होती थी ना पहनने के लिए कपड़ा होता था, ना पहनने के लिए जूता होता था. शेख सादी जा रहे थे, पाँव में जूते नहीं थे, संगलाख रास्ता था, पाँव जख्मी हो गए. अल्लाह से शिकवा किया कि ये वो अपनी अकायत में लिखते हैं कि या अल्लाह क्या है, मुझे एक जूता अगर तू अता फरमा देता. तो जब आगे गए तो एक बंदा देखा, उसकी एक टांग ही नहीं थी. फौरन तौबा की, या अल्लाह ये मुझसे क्या गलती होगी, मैंने क्यों शिकवा कर दिया, इससे तो कहीं बेहतर हूं कि मेरी 2 टांगें तो हैं ना. वो बंदा जिसका अदब आज भी पढ़ाया जा रहा है और कम अज कम 1000 साल से ज़्यादा, अगर मैं गलती पे नहीं तो 1000 साल से ज़्यादा हो चुके हैं उसको गुजरे हुए. तो अगर पर्सनैलिटी इसी बात को गिना जाए, ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड गाड़ी, तो फिर तो उसका नाम मिट जाना चाहिए था अभी तक. डेफिनेशन नोट कर ले. द मेंटल एप्टीट्यूड ऑफ ए पर्सन कॉन्स्टिट्यूट्स हिज पर्सनैलिटी. द मेंटल एप्टीट्यूड, नॉट एटीट्यूड, aptitude of a person constitutes his personality. और आप हायर मेंटल एप्टीट्यूड पे कब जाएंगे? When you are knowledgeful. और आप में विजडम कब आएगी? When you are knowledgeful. आपका इंप्रेशन खूबसूरत कब होगा? When you are knowledgeful. आपकी पर्सनैलिटी अमंग द पीपल इंप्रेसिव कब होगी? When you are knowledgeful. तो अगर आप में ये क्वालिटीज नहीं हैं तो डोंट थिंक अबाउट योरसेल्फ दैट यू आर एडवोकेट. और कभी भी किसी भी अपनी मटेरियल वीकनेस को आपने अपनी तरक्की में हायल नहीं होने देना. ये याद रखिए. वे I also and we should copy the founder of Pakistan. And we should idealize the founder of Pakistan. मैं हमेशा, और आपको भी, मैं हमेशा प्राउडफुल क्यों फील करता हूं इन दिस प्रोफेशन? आई फील वेरी प्राउडफुल इन दिस प्रोफेशन. वाई? बताएं. यू शुड फील प्राउडफुल इन दिस प्रोफेशन. वाई? बताएं.
द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान वाज आल्सो ए लॉयर। आई ऑलवेज आइडियलाइज हिम। और उनको आइडियलाइज करने का फिर तरीका क्या है? बताएं। उनकी बायोग्राफी को पढ़ें, आपको कहीं भी उनकी शख्सियत में कोई फ्लॉ नजर नहीं आएगा। और हम उनको आइडियलाइज करें भी क्यों ना, वो शख्सियत हैं जिनको हम तो फाउंडर ऑफ पाकिस्तान होने की वजह से उनके एहसानमंद हैं ही, लेकिन अंग्रेज बायोग्राफर्स जो उनके हैं वो भी उनकी तारीफ किए बगैर नहीं रह सके। और मैंने जब भी स्टैनले वोल्पर्ट की ये कोटेशन जो मैं आपके सामने रखने लगा हूं, जो उसने अपनी किताब द जिना ऑफ पाकिस्तान में के सारे वर्क पे लिखी हुई है, स्टैनले वोल्पर्ट की का तारुफ ये है कि ही वॉज द प्रोफेसर ऑफ इंडियन हिस्ट्री इन द लॉस एंजलिस यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, एंड ही हैज रिटन द बायोग्राफी ऑफ आवर फाउंडर ऑफ पाकिस्तान हजरत कायदे आजम, एंड on the first page of his book a quotation is given। वो लिखता है, a few people had significantly changed the course of history। the course of history mean यहाँ पे क्या है? the course of history mean यहाँ पे course of history के क्या मानी है? दायरा, तारीख का दायरा। लेकिन इसके हम ये जो है वर्ल्डली मानी भी ले सकते हैं कि इसके लफ्जी मानी भी हम करेंगे ना तो वो भी ले सकते हैं। कैसे? कि भाई पहले जो हिस्ट्री आ रही थी उसको भी चेंज कर दिया, यानी जो लिखी हुई जो आ रही थी किताबों में उसको भी चेंज कर दिया। तो यहां पे है कि उन्होंने तारीख का दायरा चेंज कर दिया। आगे अगला फिक्रा सुने, अगला फिक्रा सुने। ए फ्यू के मानी होते हैं चंद, फ्यूअर के मानी होता है ना होने के बराबर। कहते हैं कि फ्यूअर पीपल हैड ऑल्टर द मैप ऑफ द वर्ल्ड। ना होने के बराबर हैं जिन्होंने मैप ऑफ द वर्ल्ड को ऑल्टर किया है, यानी तब्दील किया है। और अगला, हार्डली एनीवन, यानी शायद ही कोई, कैन बी क्रेडिटेड। जरा इसको ज़हन नशीन करना कि हार्डली एनीवन कैन बी क्रेडिटेड हु हैज क्रिएटेड ए नेशन स्टेट। और शायद ही कोई होगा जिसने नेशन और स्टेट को क्रिएट किया होगा। और अगला फिक्रा कहते हैं मिस्टर जिना डिड ऑल थ्री। मिस्टर जिना ने ये तीनों काम किए। हिस्ट्री का दायरा चेंज कर दिया, मैप ऑफ द वर्ल्ड ऑल्टर कर दिया, और एक नेशन और एक स्टेट को क्रिएट किया। वी आर द डिसेंडेंट्स ऑफ आवर फाउंडर ऑफ पाकिस्तान। So I feel proudful myself, and you also feel proudful। और ये सारी बातें हम उनको कॉपी कब करेंगे? जब हम मैन ऑफ नॉलेज होंगे। और मैन ऑफ नॉलेज हम कब होंगे? जब हमारी पूरे की पूरी जो तवज्जो है वो अपने प्रोफेशन सीखने और इसका इल्म हासिल करने की तरफ होगी, तो तब हम वी वुड बी द डिग्निफाइड पीपल ऑफ डिग्निफाइड प्रोफेशन। अब स्टेटस को एंटी की जो बात चल रही थी, अब दोबारा वहां पे आ जाते हैं हम। हमने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है वो मूव करनी है ऑर्डर 39 रूल 2 की सब क्लास 3 के तहत।
सब क्लॉज 3 तो एक्चुअली लाहौर हाई कोर्ट ने ख़त्म नहीं कर दी हुई सर। सर वो उसके ऊपर लेटेस्ट फिर आ रहे हैं। वो असल में मुझे यहाँ की फॉर्मेशन का पता नहीं था, उस पे लेटेस्ट फिर केस ला आ रहे हैं खत्म होने के बावजूद। इनहेरेंट के तहत है, बिकॉज ये वाला ही मैं बीच में बोल के गाड़ी के अंदर भी एग्जामिन कर रहा था ना, वो सरप्राइज्ड एज वेल कि इन इज इन्फिनिट विजडम 2007 के अंदर आई बिलीव ये जो अमेंडमेंट है ये वाला मैंने क्वेश्चन मार्क भी साथ लगाया हुआ है। पाकिस्तान लाहौर के अंदर कम से कम इस चीज़ के ऊपर अभाम है। अगर आप डिफेंड करने के लिए आ रहे हैं वायलेशन को तो सामने से आप ये बात करेंगे, अगर आप इन्फोर्स करने आ रहे हैं तो 151 के ऊपर का आप मेरे ख्याल में धारा लेंगे। अब जो कह रहे हैं कंटेम्प्ट की, और वैसे कंटेम्प्ट का वर्ड भी इस्तेमाल करना शायद गलत है क्योंकि वायलेशन ऑफ इंजंक्शन का वर्ड आप इस्तेमाल करेंगे। कंटेम्प्ट का कानून के अंदर शायद लफ्ज सर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट के तहत हो जाता, वहाँ पे मेरे ख्याल में शायद इधर आई डोंट नो हाउ अप्रोप्रिएट इट वुड बी। जो मेरे फाजल दोस्त बात कर रहे हैं दैट इज करेक्ट, लेकिन इसके ऊपर मैंने आज रात को ही पूरी रिसर्च की है। इसके ऊपर लेटेस्ट केस लॉ आ रहा है और चूंकि मुझे यहाँ की फॉर्मेशन का पता नहीं था, अदरवाइज मैं हर बात के साथ अपना केस लॉ लेके आता, लेकिन हम स्टेटस को एंटी पे ही आ जाते हैं कि जब हम एप्लीकेशन देंगे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की या वो जो इंजेक्टिव ऑर्डर वायोलेट उन्होंने किया है, तो फिर जो है अदालत उसके ऊपर जवाब लेगी और बाज़-औक़ात इशू फ्रेम करके शहादतें लेती है और बाज़-औक़ात विदाउट इशू फ्रेम किए भी शहादतें ले लेती है। शहादतें होंगी और शहादतों में अगर साबित हो गया है कि आपने ड्यूरिंग इंजेक्टिव ऑर्डर प्लाट पे कब्जा किया है तो वो रिवर्स करवाया जाएगा। दैट इज कॉल्ड स्टेटस को एंटी। हमारा मामला ये था, हम ये जानना चाहते थे कि व्हाट इज मेंट बाय स्टेटस को एंटी। अब आगे ये जो ऑर्डर होता है इंजेक्टिव ऑर्डर, इसकी इंजेक्टिव ऑर्डर जो है इसकी लीगल नेचर क्या है? इसकी लीगल नेचर ये है कि ये जुडिशियल ऑर्डर है और अब ये अगरचे इंटरलॉक्टरी ऑर्डर है, लेकिन इसके खिलाफ अगर आपकी एप्लीकेशन खारिज हो गई है तो आप अपील में जाएंगे। आगे वो कौन कौन सी सिचुएशंस हैं जिनमें आपको इंटरिम रिलीफ उसी वक्त दिया जाएगा और वो कौन सी सिचुएशन है जिनमें नहीं दिया जाएगा। अब मैं केस लॉ के रेफरेंस से आपको लिखवा देता हूं। अब ये लिख लें कि अपील में जाना है तो 2011 यानी इंटरलॉक्टरी ऑर्डर इफ अगेंस्ट द लॉ एंड सफरिंग फ्रॉम इन्फर्मिटी कैन बी चेक्ड बाय द हाई कोर्ट 2011 CLC पेज है 373। 2011 CLC पेज है 373। अब आगे एक सिचुएशन हम अक्सर जो है वो फेस करते हैं। हमारी एक एप्लीकेशन खारिज हो गई है, क्या हम सक्सेसिव एप्लीकेशन दे सकते हैं, सेकंड एप्लीकेशन दे सकते हैं?
on the same cause of action, on the same subject matter, एडिशनल ग्राउंड के साथ दे सकते हैं। एडिशनल ग्राउंड पे दे सकते हैं। ऑन द सेम सब्जेक्ट मैटर हम सेकंड एप्लीकेशन नहीं दे सकते क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा इसको बार करता है। लेकिन अगर न्यू सिचुएशन, कोई न्यू ग्राउंड पैदा हुई है तो न्यू ग्राउंड पे हम दे सकते हैं। ये जो हम नहीं दे सकते वो तो आप लिखें 2010 MLD पेज है 894 894 जी 894। सर आप तीनों चारों दोस्त जरा मेहरबानी करके बता दीजिए कौन सी अथॉरिटी, मोहतरम लास्ट लाइन के अंदर आप चारों जरा मेहरबानी करके बता दीजिए कौन से कानून के तहत ये इसको कहते हैं सेकंड एप्लीकेशन नहीं दी जा सकती। साइटेशन बताइए। आप गुफ्तगू कर रहे थे, लगता है आपको बहुत बेहतर हमारे से पता, बताइए। अगर गुफ्तगू करनी है आप बाहर जाके कर सकते हैं, दूसरों का टाइम मत ज़ाया कीजिए। ये बता दीजिए, चलें ये चीज़ तो आपको पता ही होगी। इन्होंने ये फरमाया कि अपील से आप कर सकते हैं, आपका ऑर्डर एप्लीकेशन स्टे की एप्लीकेशन खारिज हो गई। कौन से कानून के तहत कौन सा ऑर्डर लगेगा आप चारों बताएंगे। उसके अंदर कौन सा सब रूल है। 43 की क्या हेडिंग है, तो वहाँ पे क्या होगा। तो अगर आपको पता है तो बाकियों को तो पता लग लेने दें, गुफ्तगू कम करें प्लीज। ठीक है, अगर आपको मालूम है। शुक्रिया, आगे चलें। अब एक और बात, वायोलेट वो बंदा कर रहा है इंजेक्टिव ऑर्डर को जो कि ना मुद्दालय है ना मुद्दई है। अब हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो मूव करनी है हमने एप्लीकेशन, वो किसके खिलाफ करेंगे। किसके खिलाफ, जो कर रहा है वायोलेट। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। इसमें यह है कि ये जो रूल 2 है और उसकी सब क्लास 3 या रूल 2 को भी हम जब पढ़ेंगे तो उसमें लफ्ज पार्टीज नहीं लिखा हुआ, उसमें लफ्ज पर्सन लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है कि जो भी बंदा वायोलेट करेगा उसके खिलाफ हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मूव कर सकते हैं। इसके लिए साइटेशन भी आप नोट कर लें। 2006 YLR पेज है 2758 यानी 2758। हो गया जी। अब यह है कि न्यू ग्राउंड्स के ऊपर हम दोबारा एप्लीकेशन दे सकते हैं। उसके लिए लिख लें PLD 1963 लाहौर 566। लिख लिया जी। अब एग्रीमेंट हमारे साथ किया हुआ है बंदे ने, कुछ पैसे ले लिए हैं, कुछ अभी लेने हैं या सारे ले लिए हैं।
कब्ज़ा हमें मुंतकिल कर दिया है और वो हमारे कब्ज़े में अब मुदाखलत करने के दर पे है, कब्ज़ा वापस छीनना चाहता है। अब मामला ये है कि एग्रीमेंट की बुनियाद पे जब हम जाएंगे अदालत में, तो अभी एग्रीमेंट हमारा प्रूव होना है, तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि अदालत हमें इंटरिम रिलीफ भी ना दे। ठीक है जी। अब ये नहीं कि हम गए हैं एग्रीमेंट लेके और अदालत ने हमें रिलीफ नहीं दिया तो हम सीखपा हो जाए कि क्यों नहीं रिलीफ दिया। हाँ, अगर हमारे पास टाइटल डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड है या जमाबंदी है या इंतकाल है, तो फिर जो है वो अदालत आपको इंटरिम रिलीफ जो है वो दे देगी। आगे को शेयरर के खिलाफ इंटरिम रिलीफ नहीं मिलता। वो शेयरर किसे कहेंगे? मुश्तरका खातादार जो है। Every co-sharer in a joint खाता is deemed to be the sharer of every inch of the joint खाता, क्योंकि वो जॉइंट खाते के हर इंच में को-शेयरर होता है। तो को-शेयरर के खिलाफ नहीं मिलेगा हमें इंटरिम रिलीफ। तो इसके लिए आप लिखें 2006 YLR पेज है 856 हो गया जी। ये तो एक बात आई। अब दूसरी बात, दोस्त की मकियाना साहब की इजाज़त के साथ इस रूल के अंदर कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। आपको ऐसी जजमेंट्स मिलेंगी, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स भी आपको मिलेंगी कि अगर को शेयरर नेचर ऑफ द प्रॉपर्टी चेंज कर रहा है तो देन देयर आर एक्चुअली पॉसिबिलिटीज। अभी इसी साइड के ऊपर मकियाना, आई एम सॉरी मैंने फिर पहले गोली चला दी, जनरल प्रिंसिपल वगैरह के अंदर थी, बट देयर आर इंस्टेंसेस इन विच यू कैन गो अहेड एंड गेट इंजंक्टिव रिलीफ अगेंस्ट को शेयरर एज वेल। वो जरा देख लीजिए। अब सर इसमें एक रिलैक्सेशन भी है। वो ये है कि अगर को शेयरर नेचर ऑफ द लैंड तब्दील कर रहा है, या हम एक लफ्ज उर्दू का बोलते हैं बदू तकसीम, विदाउट द पार्टीशन ऑफ लैंड, वो उसको एलियनेट कर रहा है, तो आपको इंटरिम इंजेक्शन और परपेचुअल इंजेक्शन दोनों मिल जाएंगे, यानी परमानेंट इंजेक्शन भी इंटरिम इंजेक्शन भी मिल जाएगा। इसके लिए थैंक यू। इसके लिए आप नोट फरमाएं 2024 लेकिन 2024 CLC पेज है 699। अब अगली बात पे हम आते हैं। आपका बंद हो गया, अननोन नंबर से था। अगली बात ये है कि ये जो इंटरिम रिलीफ हमें मिला और हमारा बाद में स्टे कंफर्म भी हो गया, बहस हुई, स्टे कंफर्म भी हो गया, ये क्या मेन सूट की फाइनल जजमेंट को मुतासर करेगा या नहीं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बताएं भाई, हमें इंटरिम रिलीफ मिला, उसके बाद पार्टियों की बहस हुई, स्टे कंफर्म हो गया, क्या जो फाइनल जजमेंट है उसको ये अफेक्ट करेगा? हाँ जी, ये फाइनल जजमेंट को अफेक्ट नहीं करेगा। एक बात। दूसरी बात ये है, इंटरिम रिलीफ देते वक्त भी टेंटेटिव असेसमेंट होगी,
डीपर एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस एंड फैक्ट्स नहीं होगी। अब मैंने ये कहा है कि आपके पास सेल एग्रीमेंट है, आप लेके चले गए और कहा जी हमें स्टे दें, और हमारा दावा हुक्म इम्तनाई भी आपने जारी कर दी, दायर कर दिया। तो कानून ये कहता है कि सेल एग्रीमेंट कन्फर्स नो राइट, इट इज नॉट टाइटल ऑफ डॉक्यूमेंट। सेल एग्रीमेंट के तहत आप सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत दावा तामीले मुख्तस कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है ये, आप सिर्फ दावा तामीले मुख्तस कर सकते हैं, डेक्लेरेटरी सूट नहीं कर सकते। दावा इस्तकरार हक नहीं कर सकते। क्यों? सेल एग्रीमेंट कन्फर्स नो राइट, इसलिए। अब एक और बात, आपका इंजेक्टिव ऑर्डर पास हुआ, दूरान इंजेक्टिव ऑर्डर एंड दूरान सबसिस्टेंस ऑफ दैट सूट कोई आपकी उस प्रॉपर्टी को फर्दर इलियानेट कर देता है, तो उस पे प्रिंसिपल ऑफ लिस्पिडेंस लगेगा। ये प्रिंसिपल ऑफ लिस्पिडेंस मैंने अभी कर दिया एक्सप्लेन, वैसे आप बताएं ये क्या होता है। लिटिगेशन पेंडिंग हुई हो और उस दौरान कोई ट्रांसफर कर दे या एलिनेट कर दे किसी और को, वो एलिनेशन इज नॉट जस्टिफाइबल। That is barred by the principle of lispidance or section 52 Transfer of Property Act. अब भाई आपके राइट्स ऑफ प्राइवेसी कोई मुतासर कर रहा है, तो वहां पे तो आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं ना। आपके घर के सामने कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना रहा है, तो आपके राइट ऑफ प्राइवेसी जो है मुतासर हो रहे हैं, तो आप कोर्ट में जा सकते हैं फॉर परमानेंट इंजंक्शन यानी हुक्म इम्तनाई दवा में, और फॉर टेम्पोरेरी इंजेक्शन। इसके लिए आप नोट फरमा लें 1989 MLD 1966 और पीछे हमने कहा है कि एग्रीमेंट टू सेल की बुनियाद पे स्टे नहीं होगा, लेकिन ये मैं आपको एक केसला दे रहा हूं, एग्रीमेंट ऑफ सेल की बुनियाद पे यहां पे स्टे जारी हुआ। वो लिख लें 2006 CLC, पेज है 1123 1123। परमानेंट, हाँ जी, तभी तो ये साइटेशन तभी क्रिएट हुई है ना, ये इस पे फाइनल एडजुडिकेशन हुई है तो तभी क्रिएट हुई है ना। अब जिसका केस प्रीमा फेशी एस्टेब्लिश होगा
बैलेंस ऑफ इनकन्वीनियंस भी उसी के हक में होगा। नोट फरमा लें 2010 YLR पेज है 104। एक तरफ तो ये है कि रिटर्न सेल एग्रीमेंट पे भी कोई नहीं जारी हो रहा स्टे, और इधर ये देखिए ज़बानी मुआहदा बै पर भी स्टे ऑर्डर हो सकता है। लिख ले 2017 या 2017 CLC नोट 153 पेज 170। और न्यू मटेरियल न्यू काज ऑफ एक्शन के तहत आप सेकंड एप्लीकेशन दे सकते हैं। उसके लिए फिर पहले भी एक लिखवाई है, ये नई और लिख लें। PLD 1979 कराची 258। अगली साइटेशन लिखें 2003 CLD 876। नाउ क्वेश्चन आंसर सेशन इज स्टार्टेड। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके ज़हन में जो भी कोई बात है, ये जरा देख लीजिए सर, ये अमेंडमेंट नज़र से शेयर 2C बाद में ऐड किया गया। अब बात आपकी दुरुस्त है। वो जो आपने बात डिसोबीडियंस के बारे में मिटा के उन्होंने 2C अब ऐड कर दिया कि अगर आपका इंजंक्शन अगर आप वायलेट कर रहे हो तो तब क्या होगा। आप सवाल कर लीजिए, नहीं तो हम सवाल करेंगे फिर आपसे। ये इनको जरा समझा जी दीजिए। सर। ये न्यू अमेंडमेंट है, मैंने इस पे कोशिश की थी इसको समझने सर, की, लेकिन ये मेरे पास नहीं था। 2C जहाँ पे आपको ये कहा गया ना कि जी सब रूल 3 रूल 2 का जिसके अंदर डिसओबीडियंस का लिखा गया था वो ख़त्म कर दिया गया। रूल 2C इंट्रोड्यूस करवाया गया जिसमें लिखा हुआ है कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिसओबीडियंस और ब्रीच ऑफ इंजंक्शन। In case of disobedience of any injunction granted or any other order made under Rule 1 or 2, breach of any of the terms on which the injunction was granted or order made, the court granting the injunction or making the order or any court to which the suit or proceeding is transferred may order the property of the person guilty of such disobedience to be attached and may also order such person to be detained in prison for a term not less than 3 months or 3 months unless in the meantime the court directs his release। और फिर उसका सब रूल 2C का डाला गया है कि अटैचमेंट वाला ही पहले जो था कि अटैचमेंट अगर इन फोर्स 1 साल के लिए रहेगी तो उस बंदे की प्रॉपर्टी भी बिक सकती है। ये चेक कर लीजिएगा, ये देख लीजिएगा 2C जी। ये वाली जो फॉर एग्जांपल CPC जो है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी होती है कि मुस्तनद CPC देखें। ये वाली जो CPC फॉर एग्जांपल है इसके अंदर 2C नहीं मौजूद। कौसर ब्रदर्स सॉरी अल हक लॉ वालों ने जो बीच में छापी है उसके अंदर 2C नहीं मौजूद। पंजाब बार काउंसिल की जो एक सिविल मेजर एक्ट है उसकी CPC छपी हुई है, उसके अंदर मौजूद है, अभी उसके अंदर मौजूद है। और सबसे ज़्यादा मुस्तनद वैसे आमिर रज़ा साहब की CPC होती है, वो वी डोंट हैव इट हैंडी राइट नाउ, मगर उसको भी आप फॉलो करें। सो व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू गाइज टू नोट ऑल्सो इन दिस इज कि अप टू डेट लॉ, पाकिस्तान कोड, पंजाब लॉज,
वहाँ पे भी लेटेस्ट अमेंडमेंट्स जो इसके अंदर तब्दीलियाँ वगैरह होती रहती हैं वो भी आप एग्जामिन करते रहें। और ये चीज़ आपको हाई कोर्ट की वेबसाइट के ऊपर भी ऑर्डर्स मिलेंगे। कोई बता सकता है कि ऑर्डर्स उन्होंने खासतौर पर हाई कोर्ट की वेबसाइट पे क्यों डाले हुए हैं? सीपीसी में ऑर्डर्स कौन बनाता है? हाई कोर्ट बनाता है, तो उन्होंने ही अमेंडमेंट्स वगैरह वहाँ पे रखी हुई है। सेक्शंस के अंदर अमेंडमेंट हाई कोर्ट कर सकता है? सेक्शंस की सीपीसी के अंदर अमेंडमेंट्स में अगर आप देखेंगे, और ख़ास तौर पे आज जो हमने सीपीसी अमेंडमेंट स्ट्राइक डाउन करवाई थी, वाइस चेयरमैन पंजाब बार काउंसिल वाला जो मुकदमा था, उसमें गवर्नमेंट ने इम्पॉर्टेंट नुक्ता वहाँ पे सेक्शंस के अंदर तब्दीली करके ऑर्डर्स के अंदर जो चीज़ें थी उनको नलिफाई कर रहे थे। दैट वाज पार्ट ऑफ द ग्राउंड्स दैट वी टुक देयर एज वेल। तो वो भी आप मेहरबानी करके सारे का सारा एग्जामिन वगैरह करें, उसका क्या इफेक्ट होता है। इंजंक्शंस पे कोई क्वेश्चन किसी का दोस्त का प्लीज पूछे सर। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अंग्रेजी में। मंडे की असाइनमेंट में तो फिर आप फारिग हो गई मैडम। तामील मुख्तस का ही दावा था वहाँ पे जो सारे का सारा, और मेरे ख्याल में 4-5 तारीखों से आपने शायद जरा भी की है इस चीज़ के ऊपर, तो बेहतर करने की ज़रूरत है ना। अच्छा, इसमें ना आम तौर पे हम गलती करते हैं, लिखते हैं तकमील मुख्तस, ये नहीं तामील मुख्तस है, ये तामील मुख्तस स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। जी आपने क्या कहा है? उर्दू की कोई डिक्शनरी लोगत पूछ रहे हैं कि कौन सी अच्छी होगी लीगल ये समझने के लिए लैंग्वेज वगैरह। जो मैं अपने यूज़ में रखी हुई है वो तो तंजील और रहमान की डिक्शनरी है। वो आपको इंग्लिश टू उर्दू सारी टर्मिनोलॉजी आपको दे देगी। जी अब टाइटल मुझे याद नहीं रहा, तंजील और रहमान की शायद उर्दू लुगत या इस तरह क्या है उसका टाइटल, लेकिन वो आपको इंग्लिश से उर्दू सारी टर्मिनोलॉजी समझा देगी। इसके साथ साथ एक किताब मैं रेकमेंड करूंगा आपको, उसके साथ शेयर भी कर दूंगा। कचहरी स्पीक के नाम से किताब आई है कि जो आम रोज़मर्रा की जो अल्फाज वगैरह इस्तेमाल किए जाते हैं कचहरी के अंदर, उर्दू से अंग्रेज़ी, अंग्रेज़ी से उर्दू, उसके लिए आपके लिए खैर वहाँ पे अंग्रेज़ी तो नहीं इतनी ज़्यादा होती, उर्दू टू अंग्रेज़ी वाली वो भी आपसे किताब कर दें। और जो मेरे दो जिक्र कर रहे हैं आपको रेख्ता पे ऑनलाइन भी कानूनी लुगत अंग्रेज़ी टू उर्दू बाय डॉक्टर तंजील और रहमान, रेख्ता पे अवेलेबल है। फेडरल लॉ पब्लिकेशंस ने लाहौर में ये छापी हुई है, यू कैन गेट इट सामने। जी एनी अदर क्वेश्चन? आप कुछ कहने लगे थे? जी आपने स्टेटस को ऐड की, जी जी, उसमें व्हाट इज द प्रिस्क्राइब टाइम कि इसके अंदर वापस? कोई प्रेस्क्राइब टाइम नहीं है। जब आप साबित कर देंगे कि इन्होंने इंजेक्टिव ऑर्डर की खिलाफ वर्जी की है, जो कि बाकायदा इशू फ्रेम होने के बाद शहादतें होती हैं, और फिर जाके फाइनल फैसला जो आएगा उस फैसले में ये स्टेटस को एंटी भी आएगा, उसमें सज़ा के तौर पे जिसने वायोलेट किया है इस आर्डर को उसकी प्रॉपर्टी भी अटैच होगी, और 3 माह तक उसको सज़ा भी हो सकती। ये जो अभी पढ़ के सुना रहे थे आपको, यही है बात। मैंने एक केस देखा था, वो लेजर लैंड शेखुपुरा में एक जगह है, वो जॉयलैंड है उस तरह, उसमें भी हुआ था कि इनिशियली जो सिविल जज है उन्होंने स्टेटस को मेंटेन करने का ऑर्डर किया था, लेकिन बाद में पुलिस ने जाके वहाँ पे तोड़ फोड़ की और जो लोगों को अरेस्ट कर लिया, एंड वो उस केस की प्रोसीडिंग ऑलमोस्ट 1-2 महीने चलती रही, पर वो एंटी स्टेटस को भी वापस नहीं गया। तोड़ दिया हुआ तो वो ये तो नहीं कहेगा ना कि यार जाओ बीच में रिकंस्ट्रक्ट करो, और जो डैमेजेस में लगे। जो पुलिस वाले जिन्होंने ये किया था, व्हेन दे केम टू द कोर्ट दे सेड कि हमें लगा कि हमें गलत उसके हमने मीनिंग्स निकाल लिए थे आपके ऑर्डर के, पर उस पर ऐसे कोई उनके अगेंस्ट कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। एलडीए के ऑफिसर्स बेसिकली अगर आप लाहौर के अंदर वकालत करते हैं, एलडीए के खिलाफ स्टे आप ले लेते हैं, वो आते हैं तोड़ के सब कुछ चले जाते हैं,
और वो उनके लिए तो इसीलिए आप कई दफ़ा वो मामला आप हाई कोर्ट के अंदर लेके जाते हैं, हाई कोर्ट से फिर भी थोड़े से डरते हैं। अदरवाइज़ आपको बेशुमार जगह पर एडमिनिस्ट्रेशन के जो बंदे होते हैं वो आके कहते हैं कि जी तजावज़ात थे, हमने आके तोड़ दिए और ये वगैरह करके कंटेम्प्ट्स ऑलरेडी पेंडिंग हैं। आई एम अंडरटेकिंग क्वाइट अ फ्यू एज वेल। तो ये वाली तो नोक झोंक वगैरह पुलिस के साथ और इनके साथ तो चलती रहती है। समटाइम्स दे टर्न अराउंड एंड से कि जी हम तो असल में कोई कर रहा था वहाँ पे कंस्ट्रक्शन, उसको रोकने के लिए आए थे। कोई कहता है कि खुद बीच में तोड़ दिया था इस तरीके से। एक चीज़ मुझे कोई दोस्त बता दे कि इंजंक्शन और स्टेटस को में क्या फ़र्क होता है? इंजेक्शन होता है किसी काम से स्टॉप करना, और स्टेटस को होता है कि उसको अदर में अभी है उसी में। इंजंक्शन अगर एक पास होता है और स्टेटस को ऑर्डर एक पास करता है, ये दोनों इफेक्टिव कब होते हैं? इंजंक्शन और स्टेटस को में एक सिग्निफिकेंस है, डिफरेंस है। को इफेक्टिव होता है the moment it is the order is सॉरी, the status quo the moment the order is passed, and for injunction the moment respondent receives the duly notified। तो यानी अगर आपने कभी अपने क्लाइंट को जिसने तोड़ फोड़ वगैरह की हुई है तो आप नोटिस के अंदर बचाने की उसको कोशिश करेंगे कि ही डिड नॉट हैव नोटिस। अगर स्टेटस को का ऑर्डर हो गया हुआ था तो देन द क्वेश्चन बेसिकली कम्स इन। मगर उसकी अगर लाइबिलिटी आप आर्ग्यू ये कर रहे हैं कि क्रिमिनल नौयत की या अगर आप वायलेशन ऑफ इंजंक्शन के, तो यू कैन ऑलवेज से कि जी आई हैड नो नोटिस। सो नोटिस का नुक्ता इस लिहाज से भी आपको कब पिंच करेगा, कब अट्रैक्ट करेगा, वो भी इम्पोर्टेंट है। किसको कहते हैं, मकियाना साहब की इजाज़त के साथ जी जी। ये हमने ऑलरेडी जो मेरे रजिस्टर के अंदर जो मैंने अथॉरिटीज़ इंजंक्शन पे लिखी हुई है वो भी मैं आपसे थोड़ी सी शेयर करना चाहूँगा। आप अगर ये स्क्रीन के ऊपर देखें, यू कैन टेक अ तस्वीर ऑफ दिस एज वेल। मैं ऑनलाइन जो मैंने रजिस्टर बना के रखा हुआ है इंजंक्शन के ऊपर, और चंद नुक्ते पढ़ के भी कर देते हैं। अगर आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैं उसकी तरफ से आप पेश हो रहे हैं और इंजंक्शन कर दिया उनके काम रोकने के लिए, तो वहाँ पे पहला है कि 2014 CLC 8600 कि डे टू डे फंक्शनिंग ऑफ अ पर्टिकुलर अथॉरिटी के लिए इंजंक्शन नहीं हो सकता, इसकी वायलेशन है, तो ये जजमेंट आप साइड कर सकते हैं। इंजंक्शन अगेंस्ट पब्लिक फंक्शनरी एंड ग्राउंड्स ऑफ फाइनेंशियल लॉ could not be issued 2013 CLC 333। Plaintiff claims that he was ये करके he be not dispossessed except partition के जरिए। यहाँ पे सूट डिक्री हुआ, ये को शेयरर्स वाला मामला था 2013 YLR 489। Suit on the basis of unregistered deed, interim injunction was waived due to defect in the title। अगर वहाँ पे हो टाइटल में आपको खराबी निकालने हैं तो 2013 CLC 744। और आपका आगे एड इंटरिम इंजंक्शन वुड नॉट बी इशूड रिलेटिंग टू जॉइंट लैंड, रादर सूट फॉर पार्टीशन विल बी फाइल्ड। यही वाले नुक्ते जो मकियाना साहब ने किए हैं। पब्लिक स्ट्रीट कुड नॉट बी अलाउड, और कंस्ट्रक्शन उसके ऊपर नहीं हो सकती। इंक्रोचमेंट का अगर मामला है तो 2012 सिंध 250। इशुएंस ऑफ स्टेटस को नो न्यू सिचुएशन शुड बी क्रिएटेड इन द गार्ब ऑफ एन इंटरिम इंजंक्शन। इस तरीके का इंजंक्शन नहीं मिल सकता। PLD 2012 434। इस तरीके के एज यू विल सी कि इंजंक्शन दर इंजंक्शन आपको जजमेंट्स वगैरह मिलेंगी काफ़ी, पूरी किताबें भी आपको काफ़ी इसके अंदर अवेलेबल हैं। सो इट इज़ अ वेरी वेरी रिच फील्ड जिसको आप एग्जामिन कर सकते हैं। और अगर कोई सवाल वगैरह ये मकियाना साहब आपको अच्छा, मैं आपको एक बात बताना चाहता था। ये जो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स हैं ये सेमी क्रिमिनल होती है, और इसमें जिसके खिलाफ आपने कंटेम्प्ट एप्लीकेशन मूव की हुई है उसको पेश होना पड़ता है इन पर्सन। अदालतें बाज़ का रिलैक्सेशन दे देती हैं, लेकिन चूंकि सेमी क्रिमिनल होती हैं ये, इसलिए उनको पेश होना पड़ता है। और कोई क्वेश्चन आपकी तरफ से? एड इंटरिम इंजंक्शन क्या होता है, कोई दोस्त बता सकता है? इंटरिम इंजंक्शन और एड इंटरिम इंजंक्शन क्या होता है? लिखा जाता है नीचे एड इंटरिम इंजंक्शन में ऑल्सो काइंडली बी ग्रांटेड, क्या मतलब? सर जब डिफेंडेंट साइड से कोई पेश नहीं हो रहा होता तो पहली तारीख पे नोटिस से भी पहले अगर उसके अंदर समन्स वगैरह इशू नहीं किए गए उसके अंदर आप एड इंटरिम इंजंक्शन भी मांगते हैं। रिट पिटीशन के अंदर ऑर्डर 39 लगता है, सूट का वर्ड लिखा हुआ।
अमूमन सेक्शन 151 यूज़ किया जाता है वहाँ पे लिखने के लिए. यू कैन ऑलवेज से रेड विद ऑर्डर 39 रूल 1 and 2. कोई दोस्त ये बता सकता है कि रिट जुरिस्डिक्शन के अंदर स्टे एप्लीकेशन की ज़रूरत होती है? आपको रिट के अंदर जो आपने इंटरम रिलीफ लेनी है वो अलग एप्लीकेशन के जरिए मांगते हैं, लेते हैं, लेकिन उधर पेशावर हाई कोर्ट में अंदर वो आप उसी के अंदर नीचे लिख डालते हैं, मेन प्रेयर के अंदर पिटिशन के अंदर ही आप मांगते हैं. यहाँ पे भी आप कर सकते हैं अगर आप स्टे एप्लीकेशन कभी भूल गए और आपने यहाँ पे लिखी हुई. मैं अमूमन फॉर एग्जांपल दोनों में लिख देता हूँ, मेन प्रेयर के अंदर भी लिख दें और अपने जूनियर को कहता हूँ कि जाओ यार भाई स्टे एप्लीकेशन तुम बनाओगे उसके अंदर यहाँ से उठा के ये करने के लिए दे कैन मैनेज इट एज वेल. सो बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस इनकन्वीनियंस क्या बला होती है? ये अगर इंजेक्शन ग्रांट हो गया तो किस पार्टी को फायदा हो, कौन सी पार्टी ज़्यादा सफर करेगी? क्या मतलब? सर प्रैक्टिकली एग्जांपल में बताओ ना. सर लेट्स सपोज अगर हम इंजेक्शन कोई पार्टी ले रही है कि ये जो खा रहे हैं ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट ना हो, उस पर इंजेक्शन ले रही है, तो इससे कौन सी पार्टी को ज़्यादा नुकसान हो रहा है? तो वो देखा जाता है. कौन सी पार्टी को नुकसान हो रहा है? आपके घर के साथ स्काई स्क्रैपर बन रहा है, उसने करोड़ों रुपए अरबों रुपए लगाए हुए हैं और आपका सिर्फ रोशनी रुक रही है, लाइट वगैरह कुछ अरसे टाइम वगैरह के लिए, तो वाई शुड एन इंजंक्शन बी ग्रांटेड टू यू? क्या वहाँ पे माली वो चीज़ देखी जाएगी? आप अपने राइट्स वगैरह को, आप वायलेशन को आप कैसे तोलेंगे, उसका भी फ़र्क पड़ता है. इट्स समथिंग दैट नीड्स टू बी आर्ग्यूड. वो तो आगे आके दूसरी पार्टी ये कहेगी जिसको क्या नुकसान वगैरह हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइट वगैरह यहाँ पे रुक रही है या ये सारे. हाँ, और इररिपेयरेबल लॉस क्या बला है, उस तरफ भी थोड़ी सी एक्सप्लोर कर लें. सर मॉनेटरी कम यानी कि तो हर चीज़ का पैसा दे के हम तुम्हें कर दे सकते हैं. That's why it is called irreparable. ठीक है, हर चीज़ की यहाँ पे कीमत है, तो क्या पैसे नहीं लगाए जा सकते? ये बेसिकली मॉनेटरी फंड्स में आ जाता है ना कि आप पैसे से उसकी कीमत नहीं अदा हो सकती, इसीलिए उसको इररिपेयरेबल लॉस कहा जाता है. सॉरी, कैसे? मसलन गिव मी एन एग्जांपल. प्रॉपर्टी एलिनेट हो गई है तो अब आपको आप उसकी प्रॉपर्टी तो वापस नहीं आएगी ना आए बीच में उसको, आप उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू दे लेकिन दें. उसका राइट है उसकी प्रॉपर्टी, आप उसको जबरदस्ती तो पैसे नहीं दे सकते. इसके साथ उसकी अटैचमेंट है, उसकी इमोशनल है, उसके अलावा उसका मेंटल हेल्थ भी हो सकती है, वो सारी चीज़ें भी इसके अंदर आ सकती हैं. ये सारी बलाएं कहाँ से आपको पता चलती हैं? कहाँ पे इंजंक्शन ग्रांट होना है, कहाँ पे नहीं होना, ये चीज़ें कहाँ पे हैं? वो हमने भी इसको टच नहीं किया. कौन से कानून में लिखा हुआ है कि वेयर इंजंक्शन कैन बी ग्रांटेड, शुड बी ग्रांटेड, और वेयर इंजंक्शन आर नॉट? उसके अंदर भी सेक्शंस वगैरह, आई थिंक यू माइट प्रॉब्ली नीड टू टेक अ लुक एट दोज एज वेल, बिकॉज उसके सेक्शंस ये मकैना साहब ने आई बिलीव बनाए हुए थे. ये वाला स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के भी मेहरबानी करके ये सेक्शंस आप एग्जामिन कर लीजिए. दे आर वाइटली इम्पॉर्टेंट. 52 से लेके 57 तक. I'll give you an example. एक बहुत ही अजीम लीडर हैं आजकल, बैरिस्टर हैं. चूंकि बैरिस्टर है, CPC स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट तो पढ़ा ही नहीं हुआ. ख़ासतौर पे एक्सटर्नल डिग्री वाले जो होते हैं उनको पता ही नहीं होता कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट क्या होता है और मैडम तामील मुख्तस क्या बला होती है, ये सारी की सारी चीज़ है. वो उसके अंदर सी लॉ में ऐड किया हुआ वगैरह, लेकिन पढ़ के भी ना पढ़ा हुआ होता है उनको कख नहीं पता होता. और मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत बड़ा बीच में आजकल सियासतदान है वो बंदा, बैरिस्टर है, मुझे नहीं पता, आई कांट से. खैर बात ये हुई कि उन्होंने आपको दिखा ही रहा हूँ सर, सूट रिकवरी ऑफ मनी का दावा था कि इसने मेरे से पैसे लिए, मेरे क्लाइंट को इसने वापस नहीं दिए, वापस करे. उन्होंने प्रेयर ये लिखी कि मैंडेटरी इंजंक्शन में काइंडली बी पास्ड इन फेवर ऑफ माय क्लाइंट एंड अगेंस्ट द अदर पार्टी, कि दूसरी पार्टी इतने पैसे दे. आई फाइल्ड एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन आफ्टर आई मेड श्योर कि टाइम बार हो गया हुआ है. ये क्या इसको कहते हैं अमेंड, ये क्लेम जो है 3 साल जब पूरे हो गए, मैंने 151 की एक एप्लीकेशन दी और उसमें लिखा कि जी मनी इज़ एडिक्वेट कॉम्पनसेशन, इसमें तो ये रिलीफ ग्रांट की ही नहीं जा सकती जो कि ये मान रहा है. और उसके ऊपर दावा खारिज. खूब आगे उसने अंग्रेज़ी बोली, खूब शोर वगैरह मचाया. उसके बाद वो अपील के अंदर गया, उधर से खारिज.
उसके अपील के अंदर एक्चुअली हाई कोर्ट गया था, उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर गया, सुप्रीम कोर्ट भी उसके ऊपर हंसी ये कि जी आपको उसको करना क्या चाहिए था वैसे बाय द वे, अगर मैंने टाइम बार ना करवाया होता कोई बता सकता? सॉरी, रिकवरी ऑफ मनी क्या करता इस दावे को, क्या कर सकता था? इंजेक्शन ना और नहीं यार, इंजंक्शन तो ला भी नहीं सकता, तो क्या करना चाहिए था उसको? नया दाव यार, सूट फॉर रिकवरी तो उसको करना चाहिए था, जाके प्रेयर अमेंड कर लेता। अब उसमें ही दो चीजें आएंगी, वहां पे फिर मैं कौन से पत्ते खेलता? एक तो लिमिटेशन आ जाती ना, चेंजिंग द नेचर ऑफ द सूट अमेंडमेंट में ऑर्डर 6 रूल 17 में अलाउ हो सकता है कि नहीं, और उससे भी ज्यादा फंडामेंटल चीज ऑर्डर 2 रूल 2 क्या अप्लाई, वो बता सकता है दोस्त? ऑर्डर 2 रूल 2 Order 2 Rule 2 सर अगर आपने प्रेयर नहीं मांगी यानी कि आपने रिलीफ नहीं मांगा और आप उसको फर्दर अगर आप एक चीज अगर आपने मांग चुकी और आप फर्दर उसको दोबारा मांग रहे हो तो सेपरेट एप्लीकेशन या सेपरेट नहीं, ऑर्डर 2 रूल 2 ये कहती है कि जो रिलीफ आप मांग सकते थे और आपने नहीं मांगी, दैट यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू देयर आफ्टर क्लेम द सेम। सो इफेक्टिवली ऑर्डर 2 रूल 2 आप इस चीज के ऊपर भी खेलते हैं। समझाने की दोस्तों को कोशिश ये कर रहा हूं, ऑर्डर 39 पे भी हम रुक सकते थे, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट पे भी। ये सारी चीजें आपस में जुड़ती हैं, आपस में ये चीजें इस्तेमाल करके आपको आपके सामने जब अग्रीमेंट टू सेल के ऊपर भी दोस्त आए, आपस में वंस यू लिंक दीज थिंग्स अप, दैट इज वेयर द एंजॉयमेंट ऑफ वकालत कम्स इन। आपको फिर कह रहा हूं, लूडो तो आप खेल सकते हैं, पुगे जाएंगे कि नहीं वगैरह ये करके वगैरह, और दैट इज ऑल लेफ्ट अप टू चांस, बट आपने ड्राफ्ट कैसे करना है, यू कैन प्ले चेस एज वेल, और हर प्यादा कौन सा कानून आपने कैसे करना और किस तरीके से दूसरी पार्टी को चित करना है, यहाँ पे आके आपकी सोफिस्टिकेशन आती है। बार वोकेशनल कोर्स इस चीज के बारे में। सो इस अंदाज के अंदर इस वजह से हम तहे दिल से शुक्रगुजार होंगे मकियाना साहब का। उन्होंने सबसे मेरी तो एक्चुअली हमसाई के अंदर से आते हुए कमर टूट जाती है आपको पढ़ाने के लिए, लेकिन मकियाना साहब गुजरात से आए हैं, उन्होंने यहाँ पे इनकी डेडिकेशन और इनकी एबिलिटी, इन्होंने गुजरात के अंदर बार वोकेशनल कोर्स की रीत डाली है। इनकी डेडिकेशन टू द न्यू यंगस्टर्स वगैरह ये है, और इनको बुलवाने का एक मकसद भी यहाँ पे था कि इनकी ग्रेटनेस को पंजाब बार काउंसिल से हम एक्नॉलेज करें और इनको सल्यूट करें। सो सर, इट वाज अ ह्यूज ऑनर फॉर अस कि आप हमारे दरमियान आए और हमारे लिए लॉन्ग में ही लिव और मे ही स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू वेरी मच सर। क्या सब सामने आ जाए जरा, ग्रुप फोटो हो जाए प्लीज। एक सेकंड सर, मैं इस बंद कर लूँ।